अनाज ज़्यादा पैदा हुआ, किसान कोशिश भी करते हैं, मौसम की अनुकूलता भी थी और पिछले दिनों की शासन की भी बहुत अनुकूलता थी। यह भी एक कारण रहा कि किसानों को उतना लाभ नहीं, लेकिन लाभ मिले। जैसे उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन रबी में जो होते हैं, संपूर्ण गेहूं खरीद लिए गए जितना किसानों ने चाहा। तो एक जो दाम तय करने की व्यवस्था है उत्पादन के, कृषि उत्पादन इसी मूल्य लागत तय करता है। अभी तक वही सिस्टम चले आ रहे हैं। तो उसमें उसने 1650 से 40 रुपये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रदेश सरकार के ने, नई सरकार ने उन पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन को भी उनको देंगे। तो किसान के सारे गेहूं खरीद लिए गए, ज़रूरत जो उनके होते हैं खरीद लिए। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट के भी उत्पादन बढ़े, मौसम की अनुकूलता के कारण से बढ़े, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी। लाभ की बात दरअसल उसमें शासन को कुछ हर जगह कोशिश करनी पड़े। जैसे हार्टिकल्चर प्रोडक्ट जो है जल्दी नुकसान होने वाला प्रोडक्ट होता है कृषि का। ये सब्जी होता है, फल होता है, जैसे आलू होता है, लहसुन होता है, प्याज होता है, नागपुर का संतरा होता है, अंगूर होता है, सेब होता है, गोभी होते हैं, साग। ये जल्दी नुकसान होने वाली चीज़ें, किसान उसको जल्दी नुकसान होने की, माने कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि दो एक दिन में नुकसान हो जाती है, कुछ घंटों में नुकसान, कुछ हफ्ता 10 दिन 1 महीना लगते हैं। उसके लिए मैंने एक सुझाव दिया है कि इनको हम खपत की संभावना तलाश लेंगे तो उनके नुकसान होने की संभावना खत्म हो जाएगी। देखिए, कृषि विभाग की एक विडंबना यह भी है, ये कृषि मंत्रालय का काम जो है, कृषि का काम जो है, कई केंद्र के सरकार कई विभागों में बटा है। जैसे उसको पैसे की जरूरत होती है तो वित्त मंत्रालय में, उसके उत्पादन की बाहर भेजने की जरूरत होती है तो वाणिज्य मंत्रालय में, भीतर सप्लाई की बात होती है तो फूड एंड सप्लाई में, फिर अगर सिंचाई की जरूरत होती है तो जल संसाधन मंत्री चाहे बिजली मंत्रालय में, दैवीय आपदा का विषय होता है तो होम मिनिस्ट्री। सारा विषय केंद्र सरकार का समाप्त होता है, इसके राज्य सरकार का ये विषय। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है कि कृषि जो है वो बेसिकली राज्य सरकार का विषय, अभी देखे होंगे जिसमें पिछले दिनों दिया था। तो राज्य सरकार का विषय सिर्फ केवल नहीं है, केंद्र में भी इसके विषय हैं और व्यापक विषय हैं। तो मेरे समझ से इसमें एक बैठकर बहुत ईमानदारी से और गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है। और मैंने इसके लिए पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष को भी एक पत्र दिया है कि किसानों के समस्या के लिए एक विशेष सत्र बुलाए जाने की ज़रूरत है। केवल कृषि की चर्चा और निर्णायक चर्चा, और चर्चा के बाद वो एक तरह से कानून बने। प्रधानमंत्री देश के आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री हैं जो इस देश में किसानों की चर्चा को, किसानों की समृद्धि के लिए चिंता की और किसानों की समृद्धि को बढ़ाने की व्यवस्था भी बनाई। हर एक प्रदेश की अलग अलग तरह की खेती है, वहाँ के तापमान पर निर्भर। जैसे केरल, चाहे समुद्र तटीय जो प्रदेश हैं, वहाँ धान की खेती होती है। जहाँ का तापमान जैसा होता है वहाँ का भोजन उस तरह का होता है। वहाँ के लोग रोटी नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं। वहाँ के चावल का उत्पादन करने के लिए जो लागत है, मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, चाहे और जगह के प्रदेशों जो मैदानी प्रदेश हैं, वहाँ के लागत ज़्यादा होते हैं। समुद्र तटीय प्रदेश के धान के उत्पादन की लागत कम होती है। आप पूछ सकते हैं कैसे? क्योंकि उनका वाटर लेवल ऊँचा होता है, कम सिंचाई लगते हैं, यहाँ ज़्यादा सिंचाई लगते हैं। तो इसलिए लागत की जो बातें हैं, जैसे गेहूं की सिंचाई, गेहूं सिंचाई से होते हैं। कहीं मौसम अनुकूल होता है तो जैसे अब की साल मौसम बुआई के पहले अनुकूल हो गया तो बहुत जगह सिंचाई से करके गेहूं बोने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जैसे चने में सिंचाई हो, दलहन के लिए सिंचाई करने नहीं होते। तो लागत तय करने के लिए जो मूल्य का कृषि मूल्य लागत आयोग है, ये उन चीज़ों के जो फार्मूला तय किया है वो फार्मूला उलझा हुआ है। और बहुत दिनों से उस तरह कृषि मूल्य लागत आयोग पर मैंने कई बार सवाल उठ के अब लागत कैसे तय करते हैं।
अब कृषि के धान, केरल के धान का लागत, बंगाल के धान का लागत, समुद्र तटीय प्रदेश का धान का लागत और मैदानी इलाकों के धान के लागत में विभिन्न तरह का अंतर आएंगे। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण करने की जितनी यूनिट, जितना भी संभव हो सकता है, उसके लिए जो बजट तय किया, असल में संघीय ढांचे में राज्य सरकार की भी बड़ी भूमिका होती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूँ केंद्र सरकार ने ईमानदारी से कृषि और किसानों की बात की। मेरी पार्टी की सरकार है या प्रधानमंत्री मेरे पार्टी के हैं, या इस कारण से मैं नहीं कह रहा, मैं उसकी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद पहला इस देश का प्रधानमंत्री है जिसने कृषि के क्षेत्र में इतनी चिंता किया और कृषि के विकास के बारे में इतने बजट अलॉट किया देश। नहीं, देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है मध्य प्रदेश की, मैं जानता हूं शिवराज जी मेरे साथ सांसद रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कृषि क्षेत्र में, किसान क्षेत्र में विकास किया वो अद्भुत। मध्य प्रदेश की ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ कृषि के लिए नहीं, कुछ जगह है जैसे मान लीजिए नर्मदा का मैदान है, वहाँ चना की खेती, जबलपुर के आसपास चने की खेती होती है, बहुत जगह गेहूँ की खेती होती है, धान की खेती। लेकिन उन्होंने जो विकास के लिए जो काम किया है उसके आप सरकारी रिपोर्ट भी देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना का मैदान, दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान। लेकिन उत्तर प्रदेश को जितना कृषि विकास पिछले दिनों के शासन की जो भी भूमिका होनी चाहिए, रहनी चाहिए, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं कर रहा हूँ, एक किसान के नाते कर रहा हूँ कि वो भूमिका शासन की और सरकार की नहीं रही। कि गंगा यमुना का मैदान एशिया के स्पेसिफिक सारे कंट्री को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है, खाद्य की समस्या का समाधान कर सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसान का मामला लोकतंत्र में असहमति होती भी है, होनी भी चाहिए, और मैं कह सकता हूँ इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत इस बात के लिए प्रशंसक भी हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए असहमति का समर्थन करते हैं। लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं है कि वो दिशा बदल दे या सत्याग्रह के मुद्दे बदल दे या समस्या के समाधान का मुद्दे बदल दे। जैसे मंदसौर में हुआ, मंदसौर में किसानों का मामला क्या समाधान होते देखा, दूसरे दिन हिंसा हो गई। और मंदसौर में किसानों के समस्या के लिए सत्याग्रह जो हो रहे थे, सत्याग्रह होना ही चाहिए। सत्याग्रह का समाधान शासन वो करना चाहिए जो शासन के दायरे में आता, लेकिन दूसरे दिन हिंसा हो जाने के कारण से वो मुद्दे बदल गए, हिंसा हो गया, फिर मुख्यमंत्री ने उस पर कदम उठाया। उसी तरह मैं समझता हूँ कि किसानों के मामले जब राजनीतिक मोर्चे पर उठते हैं, उठना चाहिए, राजनीतिक मोर्चे पर उठाएं, लेकिन इसके लिए एक सामूहिक कोशिश भी होनी चाहिए। आपकी ये स्टेप कदम लेने से इसका जो समाधान है वो निकलेगा और फार्मर्स को जो सही मूल्य है मिलेगा। लोकतंत्र में सत्याग्रह से लगायत संवाद तक की भूमिका होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, हमारे भारतीय किसान संघ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसने पूरा ठीक से इस बात को अध्ययन करके रिपोर्ट भी तैयार किया है कैसे लाभकारी कीमत मिलना चाहिए। मेरे समझ से सारे लोगों को इस पर बैठ के एक विचार करना चाहिए कि लागत क्या है। अब हम कुछ कहें वो कुछ कहें, ऐसा नहीं। और इसी के लिए मैंने संसद की विशेष सत्र बुलाने की बात भी कही है, पहले भी सुझाव दिया है कि कृषि के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और निर्णायक बहस हो और निर्णायक उस सत्र की चर्चा हो। देखिए, वो स्थानीय स्तर पर कई कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रय केंद्र, वहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो, तो वहाँ क्रय करने लेने वाले जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो एक समस्या खड़ा करते हैं। होते 5-10 ही हैं, लेकिन हज़ारों लोगों के लिए समस्या खड़ा करते हैं। तो हर जगह वो राज्य सरकार का विषय होता है कि उसका समाधान किस तरह तलाश करें। तो जो मैं किसानों की कठिनाइयों की बात को समझा, जैसे पशुपालन, जैसे हॉर्टिकल्चर के साग सब्जी का जो मैंने उपाय बताया, फल का, जैसे जुताई में जैसे कैसे कितनी जुताई करनी, सिंचाई के लिए अभी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो सोलर से सिंचाई करने की व्यवस्था की जा रही है, उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, केंद्र की योजना है। 40% 45% खेती की लागत कम हो जाएगी सिंचाई,
क्योंकि धूप से होंगे, भारत में सबसे ज़्यादा धूप होते हैं। उसी तरह बिजली के उत्पादन, एक दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो कृषि की अलग से सिंचाई की लाइन हो रही पूरे देश भर में, आम उपभोक्ता के लिए अलग होगा, कृषि की सिंचाई के लिए अलग। ये यूपी में पहल की थी, प्रदेश का चुनाव था तो उसको पूरा भी किया राज्य सरकार ने। राज्य सरकार अपने संसाधन से कर रहा है। मेरे समझ से वित्त मंत्री जी का जो सुझाव है, हम वो ज़्यादा विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने जो समझा है, ये समझा कि पिछले दिनों ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के क्षेत्र के लिए सीधे गवर्नमेंट को बजट बढ़ाया गया 42%। तो मैं ये समझा हूँ, अब ज़्यादा ठीक से उस बात को वित्त मंत्री जी हमको लगता है उसी आधार पर कहें कि राज्य सरकार का वो विषय है, और जो बजट बढ़ाए गए उस बजट के संसाधन से प्राथमिकता की तय की जानी चाहिए कि कर्ज माफ़ी कैसे हो। देखिए, कर्ज माफ़ी उनकी अंशकालिक समस्या है, तात्कालिक व्यवस्था कर्ज माफ़ी हो जानी चाहिए, शाश्वत व्यवस्था नहीं बनना। शाश्वत व्यवस्था बनने से फिर एक अलग तरह की समस्या खड़ी होती है। इसलिए जहाँ भी किसान हैं, परिस्थितियों देखकर उनका कर्ज माफ़ी हो, ये राज्य सरकार करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने उनको लगता है उसी आधार पर कहा होगा। दूसरी विषय मैं ये कह सकता हूँ, जैसे छोटे किसानों को कर्ज माफ़ हुए या बड़े किसानों को कर्ज माफ़ हुए, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपने उद्योग के कर को बचाने के लिए खेती के क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि करेंगे तो किसान ही कहे जाएंगे, लेकिन वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो टैक्स बचाने के लिए वो खेती करते हैं और वो भी कहेंगे हम भी किसान हैं। तो यह राज्य सरकार या प्रशासन का विषय है कि वो तलाश करे कि ऐसे लोग इस दायरे में न आए, या आना चाहिए तो कैसे आए। फिर कर्ज माफ़ी जो होते हैं पिछले दिनों जो कांग्रेस सरकार कहते हैं, उसमें हुआ जो पैसे कर्ज नहीं चुकता कर रहे थे, एकदम नहीं चुकता किए, उनका माफ़ हो गया, और जो कुछ चुकता किए कुछ बाकी है उनका माफ़ नहीं हुआ। इसका मतलब कि बैंक का लाभ। और एक नई परंपरा चली कि भाई हमको कर्ज देना ही नहीं चाहिए। किसान कभी कर्जदार नहीं बनना चाहता है, या बाकी किसका नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो माफ़ कर्ज के बाद दायरे में नहीं आते हैं, जो जमा किए होते हैं, वो भी उस दायरे में आना चाहिए। ये लाभकारी कीमत, कर्ज माफ़ी, या यहीं तक ये विषय किसानों की समस्या की नहीं। किसानों की समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण समृद्धि की जरूरत है, जिसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, जिसे आप समझ सकते हैं परिवार में बसा हुआ इस देश के गांव की सामाजिक व्यवस्था होती है। परिवार एक संस्था हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो राष्ट्र की पहली इकाई होती है, और परिवार संस्था में ही जमीन का क्षेत्रफल या रकबा होता है। 5 भाई के बीच में 5 बीघे की ज़मीन होती है। पाँचों अगर बट गए तो 1 बीघे का मालिक हो जाते हैं। पाँचों एक साथ थे तो पाँचों 5 बीघे के मालिक होते हैं। तो परिवार के टूटने से बचाने की भी एक शासन के द्वारा पहल की जानी चाहिए। ये केवल सामाजिक काम नहीं होगा, ये राजनीतिक काम भी होगा, आर्थिक समृद्धि के। तो मेरे समझ से ये भी कारण है कि बटे हुए परिवार से रकबे छोटे हो जा रहे हैं। रकबा समझ रहे हैं? हाँ। जोत एरिया, वो भी एक समस्या है। दूसरी बात है कि जो उनके उत्पादन हैं, उनके कैसे उत्पादन है। जैसे धान और गेहूँ जल्दी नुकसान होने वाले वस्तु नहीं होते, लेकिन दूध है, घी है, फल है, आलू है, प्याज है, सब्जी है, लहसुन है, टमाटर है, ये जल्दी नुकसान होने वाली चीज़ें। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन जहाँ भी है उसको उपलब्ध कराओ। लेकिन खपत की संभावना हो सकती है तुरंत तलाश, जैसे सेना, अर्धसैनिक बल, ये सिविल सोसाइटी के कैंटीन, मैंने आप भी जान सकते हैं कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को रोज़ कैंटीन में भोजन करने होते हैं। तो यहाँ तुरंत वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों की जो उपज है वो डायरेक्ट सप्लाई, सिविल जहाँ पे खपत होती है वहीं पे डायरेक्ट सप्लाई हो जानी चाहिए। डायरेक्ट सप्लाई चाहे जैसे भी करते हैं, आज भी मैंने पिछले दिनों से पता किया है कि जितने दाम पर उनके चाहे सप्लायर देते हों चाहे जैसे देते हों, उतने दाम पर उनको दे सकते हैं, तो आज भी उनकी समस्या का समाधान हो सकता है।